हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल एनालिसिस क्लास में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस क्लास में सेमेस्टर 2 पॉलिटिकल साइंस कोर पेपर 4 का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर करवाने वाले, जो आपके एग्जाम की वजह से वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो आपका पहला प्रश्न है भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं को लेकर। ये अक्सर हर एग्जाम में प्रश्न में पूछ लिया जाता है। ये 2-3 साल के रिपीटेड प्रश्न है, जो 16 मार्क्स का प्रश्न पूछा जाता है। तो चलिए इसके आंसर को समझने वाले बिल्कुल सरल शब्दों में। तो पहला प्रश्न आपका, भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषता। तो आपको सबसे पहले भारतीय संविधान को परिचय देना है, इसके बाद इसके हम विशेषताएं को समझेंगे। तो पहले हम समझेंगे भारतीय संविधान है क्या, संविधान के अंतर्गत क्या क्या इसी स्रोत है जिससे। तो चलिए एक एक पॉइंट को हम पकड़ते हैं। भारत का संविधान, सबसे पहले हम संविधान का बात करेंगे, इसका परिचय की पॉइंट आपका संविधान से रिलेटेड होगा। इसके बाद हम इसका विशेषताएं को वर्णन करेंगे। तो भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। आपका यहाँ पर पहला पॉइंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी यहाँ से पूछा जाता है कि संविधान कब लागू हुआ था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950। बिल्कुल हम सरल शब्दों में समझाने वाले, थोड़ा सा भी हार्ड लैंग्वेज का प्रयोग नहीं है इस लैंग्वेज में, तो आप आसानी से समझ सकते हैं। यह दुनिया का सबसे विस्तृत एवं लिखित संविधान है। आपको पता होगा कि भारत का जो संविधान है सबसे बड़ा विस्तृत और सबसे बड़ा लिखित संविधान है, और ये लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। ये डेट तो आपको पता ही होगा। तो चलिए समझते हैं इस संविधान में क्या क्या चीज़ें वर्णन किया गया है, जिसमें 395 अनुच्छेद है। इसमें जो 395 आर्टिकल जिसको बोलते हैं अनुच्छेद है, और 25 भाग है, जिसमें कानून को अलग अलग वर्ग में बांटा गया है सूची में, और 12 अनुसूचियाँ, जैसे संघ सूची, राज्य सूची, ये सभी सूचियाँ होती है। आगे है भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को ही बनकर तैयार हो चुका था। अगर देखा जाए तो संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, बट तैयार हो चुका था 26 नवंबर 1949 को ही बनकर तैयार हो चुका था। लेकिन इसे 26 जनवरी 1950 को ही पूरे देश में लागू किया गया था। आने की आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, ऑब्जेक्टिव प्रश्न यहाँ से बनता है, भारतीय संविधान कब बना। तो 26 जनवरी 1949 को बना, और लागू कब हुआ। तो 26 जनवरी 1950 ईस्वी को पूरे देश में लागू किया गया, क्योंकि पहली स्वतंत्रता। अब यहाँ पर प्रश्न उठता है, आखिर में 26 जनवरी को ही क्यों लागू किया गया, यहाँ बिल्कुल प्रश्न बनता है। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा वर्णन डिस्कस कर लेते हैं। आखिर में 26 जनवरी को ही क्यों लागू किया गया, तो इस चीज़ को आइए समझते हैं। सन 1929 की बात कर रहे हैं, जहाँ की पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया था, उस समय अध्यक्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के। तो उसके समय वही अध्यक्ष थे जो पंडित जवाहरलाल नेहरू। उस समय एक सभा का आयोजन किया गया था, जिसमें क्या एक आम सहमति से इस बात का ऐलान कर दिया गया था कि अंग्रेजी सरकार जो है भारत को 26 जनवरी 1930 ईस्वी तक को डोमिनियन स्टेट का दर्जा दे। इसलिए पहली बार जो है इस तिथि को महत्वपूर्ण बनाने के लिए, आने की 26 जनवरी 1930 ईस्वी को पूर्ण स्वराज घोषित करने की तारीख को महत्वपूर्ण दर्जा देने के लिए ही 26 जनवरी को ही संविधान को लागू किया गया। इसका यही कारण था कि 26 जनवरी को ये संविधान लागू किया गया, क्योंकि हम लोग अगर देखा जाए तो पहली स्वतंत्रता दिवस जो 26 जनवरी 1930 को ही बना लिया गया था, और इसी डेट को, इसी तारीख को जो एक महत्वपूर्ण दर्जा दिलाने के लिए 26 जनवरी को संविधान को लागू किया गया पूरे देश में। और इस दिन से प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में बनाते हैं या बनाया जाता है। चलिए समझते हैं संविधान और थोड़ा डीपली क्या है संविधान। तो भारतीय संविधान निर्माण में 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन का समय लगा था। आपसे यहाँ प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारतीय संविधान कितने समय में बनकर तैयार हुआ। तो आपका राइट आंसर होगा, ऑब्जेक्टिव प्रश्न यहाँ से बन सकता है 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन संविधान को तैयार होने में समय लगा था। नेक्स्ट प्रश्न, संविधान कब लागू हुआ। तो संविधान जो है आपका जो लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, और ये तैयार कब हुआ था। तो 26 नवंबर 1949 ईस्वी को, बट 1950 को 26 जनवरी को लागू कर दिया गया। और संविधान को तैयार होने में आपका जो समय लगा 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। और इसके चलिए अब समझते हैं इसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ों का वर्णन किया गया इस संविधान में, शॉर्ट में समझते हैं। तो इसके अंतर्गत जो कार्यपालिका, अनुकार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, नागरिकों के मौलिक अधिकार, जो भी नागरिक को आज मौलिक अधिकार, वोट देने का अधिकार, समानता का अधिकार, इस सभी चीज़ों का मौलिक अधिकार
मौलिक कर्तव्य अगर आप देखेंगे तो मौलिक कर्तव्य आपका 11 इत्यादि के विषय में स्पष्ट उल्लेख किया गया है भारतीय संविधान में। तो समझते हैं अब भारतीय संविधान की। तो विधायिका यानी कि विधान बनाने वाला, न्यायपालिका न्याय करने वाला, और कार्यपालिका यानी कि दंडित करने वाला। तो ये सभी इसका वर्णन किया गया। तो चलिए एक एक चीज को हम समझते हैं भारतीय संविधान की विशेषताएं क्या है। यहाँ से आपका इंपॉर्टेंट टर्म शुरू हो जाता है। भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं आपको हम 10 से 12 पॉइंट बताने वाले, बिल्कुल सरल शब्द हम आसानी से एग्जाम में लिख सकते हैं। तो आपका पहला है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे है, लिखित तथा निर्मित संविधान। यानी कि भारतीय जो संविधान है लिखित संविधान है। आपसे पूछा जाता है कि कौन सा देश का संविधान लिखित, ऑप्शन में रहेगा ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, भारत। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा भारत। भारत में जो क्या लिखित संविधान है। अक्सर ये प्रश्न पूछ लिया जाता है। दूसरा, अगर आप पिछले ईयर का पेपर देखें, ऑब्जेक्टिव पेपर, तो उसमें पूछा गया था पिछले बार कि भारत का संविधान रिक्त स्थान है लिखित या अलिखित। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा लिखित। तो ये सब प्रश्न पूछ लिया जाता है, इसलिए आप इस पॉइंट को ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि यहाँ से आपका बहुत ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनता है और इसके साथ साथ ही आपका सब्जेक्टिव भी तैयार हो जाता है। इसलिए वीडियो को स्किप ना करें, इसलिए वीडियो को पूरा सुनिएगा। तो भारत का संविधान जो लिखित तथा निर्मित संविधान है, पहला पॉइंट। तो चलिए इस चीज़ को हम वर्णन करते हैं। लिखित, भारत का संविधान संविधान सभा ने निश्चित समय तथा योजना के अनुसार बनाया था। यानी कि भारत का संविधान जो है भारत संविधान सभा के द्वारा समितियां बनाई गई, उसके अनुसार योजना तैयार करके बनाया गया था। ये बात यहाँ चर्चा की गई। इसलिए इसमें सरकार के संगठन के आधारभूत सिद्धांत औपचारिक रूप से लिख दिए गए हैं। यानी कि भारतीय संविधान जो बना, बहुत से महत्वपूर्ण बैठक निर्णय के बाद संविधान सभा का गठन किया गया और इसी योजना के तहत संविधान का तैयार किया गया। इसलिए इसमें सरकार के जो संगठन के आधारभूत सिद्धांत औपचारिक रूप से लिख दिए गए हैं। यानी कि औपचारिक रूप से ये लिखे गए संविधान, इसमें सभी का इसमें शामिल रहा है। कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका आदि की रचना की प्रक्रिया, कार्य प्रणाली, नागरिकों के साथ उनके संबंध, नागरिकों के अधिकार, कर्तव्य आदि विषयों में स्पष्ट उल्लेख किया गया। तो भारतीय संविधान में जो है बहुत सी चीज़ें हैं, जैसे कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका आदि की रचना की प्रक्रिया, कार्य प्रणाली, संविधान को किस ढंग से कार्य करना चाहिए ताकि शासन व्यवस्था सुचारू रूप से संचालित हो सके, नागरिकों के साथ कैसा व्यवहार करे, उनका नागरिकों का अधिकार क्या है, कर्तव्य क्या, इन चीज़ों के बारे में स्पष्ट उल्लेख किया गया भारतीय संविधान। ये आपकी पहली विशेषता है। चलिए अब दूसरी विशेषता को समझने वाले हैं। आपका यहाँ पे दूसरी विशेषता है भारतीय संविधान के प्रस्ताव, निम्न विशेषता है। आपका दूसरा पॉइंट आपका ये है, संविधान की प्रस्तावना। प्रस्तावना जिसे आप लोग एनसीईआरटी बुक में देखते होंगे कि हम भारत के लोग भारत को एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिष्ठ लोकतंत्र में गणराज्य बनाने के लिए तथा उनके समस्त नागरिकों, इन चीज़ों का वर्णन किया हुआ है। तो इन चीज़ों के बारे में समझते, ये संविधान में उल्लेख है। तो इसके बारे में प्रस्तावना क्या है, इन चीज़ों के बारे में समझने वाले। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा तैयार किए उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। यानी कि जो प्रस्तावना जो तैयार किए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ही तैयार किए थे। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट को समझते हैं, जिसे 26 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। यानी कि प्रस्तावना को जो तैयार किए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने और इसी पर आधारित है, जिसे 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। तो आपका पहला प्रश्न यहाँ से उठता है कि संविधान सभा को कब अपनाया गया था। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा 22 जनवरी 1947 ईस्वी को अपनाया गया था। इसे भारतीय संविधान की आत्मा भी कहा जाता है। यानी कि भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसे भारतीय संविधान की आत्मा भी कहा जाता है। यहाँ से आपका ऑब्जेक्टिव प्रश्न तैयार हो जाता है कि भारतीय संविधान की दूसरा प्रश्न यहाँ आपका बनता है कि संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है। तो संविधान की आत्मा जो है प्रस्तावना को कहा जाता है। प्रस्तावना संविधान का एक अभिन्न अंग है। इसके अंदर संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्र व गणराज्य इत्यादि के बारे में चर्चा की गई। अगर आप संविधान की प्रस्तावना देखेंगे तो इसके अंतर्गत जो है हम भारत के लोग भारत के प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष हो गए, लोकतांत्रिक गणराज्य इत्यादि के बारे में चर्चा की गई है, जिसका विषय आप पढ़ेंगे। अगर आप इसका दूसरा प्रश्न रहने वाले प्रस्तावना पर उल्लेख, तो इस बारे में हम डिटेल में वर्णन करेंगे। तो चलिए जानते हैं प्रस्तावना के बारे में और क्या क्या चीज़ें इसके अंदर है।
तो 1976 ईस्वी में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा प्रस्तावना में संशोधन किया गया था, जिसमें 3 नए शब्द जोड़े गए थे। पहला है समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता जोड़ा गया था। अब तक प्रस्तावना में केवल एक ही बार संशोधन हुआ है। तो यहाँ से यहाँ बहुत सारे को ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनता है। पहला आपका यहीं से ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनता है प्रस्तावना। प्रस्तावना से रिलेटेड संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है, संविधान का आत्मा किसे कहा जाता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रस्तावना। तो प्रस्तावना में कितने बार संशोधन हुआ है, तो प्रस्तावना में अभी तक केवल एक ही बार संशोधन हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है संविधान जो प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे, कौन कौन सा शब्द, ये भी पूछा जा सकता है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। समाज, धर्म और अखंड आप याद रख सकते हैं, समाज, धर्म और अखंड। तो ये 3 चीजें हैं जो भारतीय संविधान के प्रस्तावना में जोड़ा गया। कौन से संविधान में संशोधन करके, तो 1976 ईस्वी में 42वें संविधान संशोधन। यहाँ आपका ये सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न तैयार हो रहे हैं। तो चलिए हमने प्रस्तावना को क्लियर कर लिया है। अब समझते हैं संविधान के स्रोत, जो कि संविधान की विशेषताएं। संविधान के स्रोत आने की प्रस्तावना में जितने भी स्रोत लाए कहाँ से जोड़ेंगे, जैसे हम भारत के लोग पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्र, ये सारी चीज़ें जो है अलग अलग देशों के संविधान से जोड़ा गया है। तो इस चीज़ को हम समझने वाले हैं। तो भारतीय संविधान विभिन्न देशों से कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं। भारतीय संविधान विभिन्न देशों से कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान लिए गए, यानी कि हमारा जो संविधान बना है एक विस्तृत और लिखित संविधान, सबसे विश्व का सबसे बड़ा संविधान माना जाता है। और जो भी संविधान में जितने भी अलग अलग शब्द जो है जोड़े गए हैं वो विभिन्न देशों के संविधान से उठाकर इसमें लिखे गए हैं। तो चलिए एक एक चीज़ को वर्णन करते हैं। और देश के उपयोग एवं जरूरतों के अनुसार उसमें संशोधन भी किया गया है। भारतीय संविधान का अधिकार भाग भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया गया। आपका यहाँ ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनता है कि भारतीय संविधान का अधिकार भाग भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया गया। तो ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनता है यहाँ से कि भारत देश संविधान का अधिकार भाग जो शब्द है वो कहाँ से लिया गया, तो आपका राइट आंसर होगा भारत सरकार अधिनियम 1935। दूसरा प्रश्न आपका है भारतीय संविधान में कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान अनेक देशों से लिया गया है, क्योंकि भारतीय संविधान का निर्माण होने से पहले बहुत सारे ऐसे देश थे जिसका संविधान निर्माण हो चुका था। यानी कि इसका मतलब यह है कि हमारा देश यानी कि भारतीय देश के संविधान बनने से पहले बहुत से देशों का संविधान निर्माण हो चुका था। तो हमारे भारत का संविधान काफ़ी लेट से बना, इसलिए जब भारत में संविधान निर्माण की तैयारी हो रही थी तो उस समय कई देशों के संविधान को अध्ययन किया गया, विस्तृत जानकारी ली गई, सभी संविधान जितने भी देश उनके संविधान को पढ़ा गया और जो भी इम्पोर्टेंट टर्म था वो भारतीय संविधान में जोड़ा गया। तो चलिए समझते कौन कौन से ऐसे टर्म को जोड़ा गया जो कि भारतीय संविधान में विभिन्न देशों से कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान लिए गए। तो ये सभी ए रिपीटेड है, हाँ यहाँ से ठीक है। भारतीय संविधान में कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान अनेक देशों से लिया गया है, क्योंकि भारतीय संविधान का निर्माण होने से पहले बहुत सारे ऐसे देश थे जिसका संविधान का निर्माण हो चुका था, ठीक है। इसलिए जब भारत में संविधान निर्माण की तैयारी हो रही थी तो उस समय कई देशों के संविधान को अध्ययन किया गया, जो कुछ महत्वपूर्ण लगा उसे भारत के संविधान में जोड़ा गया। यानी कि हमारा देश यानी कि भारत के संविधान के निर्माण होने के पहले बहुत ऐसे सारे देश थे जिसका संविधान निर्माण हो चुका था। तो इन सारे संविधानों का जितने भी देश थे संविधान का जो वर्णन किया गया, काफ़ी विश्लेषण किया गया और जो भी इम्पोर्टेंट टर्म था भारतीय संविधान में उसे लाकर जोड़ दिया गया। तो भारतीय संविधान में सरकार की संसदीय प्रणाली और कानून के नियम जब जैसे प्रावधान को यूनाइटेड किंगडम से लिए गए, यानी कि यूके से जो भारतीय संविधान में 2 शब्द जोड़े गए। यहाँ से ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनता है कि भारतीय संविधान में सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से जोड़ा गया है, तो कौन से देश के संविधान, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम। और दूसरा कानून के नियम जैसे प्रावधान कहाँ से लिए गए हैं, तो यूनाइटेड किंगडम के संविधान से। यहाँ आपका ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। भारतीय संविधान की आपकी जो तीसरी विशेषता है धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र। हमने 2 पढ़ लिया, प्रस्तावना जो कि संविधान की विशेषता है और दूसरी जो विशेषता पढ़े विस्तृत लिखित संविधान है। अब तीसरा हम आपको बताने वाले हैं धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र।
इसके बारे में ही समझते, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है क्या। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, सभी धर्मों को देश में समान अधिकार प्राप्त है। यानी कि धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र यानी कि धर्म से निरपेक्ष यानी कि सभी धर्मों को समान अधिकार प्राप्त है। ये शब्द यहाँ वर्णन किया गया है। वर्ष 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया। यहाँ पर हर व्यक्ति को अपने अनुसार किसी भी धर्म को अपनाने या मनाने की स्वतंत्रता दी गई। धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र यानी कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र यानी कि सभी धर्मों को जो है समान अधिकार है। ऐसा नहीं कोई उच्च नीच, ऐसा कोई भेदभाव नहीं, यानी कि सभी धर्मों को एक समान नागरिक अधिकार का प्राप्त है। अब ये शब्द कहाँ से जोड़ा गया। प्रस्तावना में जो है बहुत सारे शब्द जो संविधान के स्रोत जो है जोड़े गए हैं, जिनमें से वर्ष 1976 ईस्वी में 42वां संविधान संशोधन द्वारा संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया है। तो यहाँ का ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनता है कि धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया, कौन से संविधान संशोधन में। तो आपका राइट आंसर बनता है 42वें संविधान संशोधन में 1976 ईस्वी में जोड़ा गया। यहाँ पर क्या होता है, हर व्यक्ति को अपने अनुसार किसी भी धर्म को अपनाने या बनाने की स्वतंत्रता दी गई, यानी कि धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र। आप किसी भी धर्म को अपना सकते हैं, किसी प्रकार का जाति भेदभाव ऐसा कुछ नहीं है, ये शब्द यहाँ कहा गया है। तो चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट को समझते हैं। धर्म के नाम पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र का मतलब धर्म के नाम पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसके अंतर्गत ये वर्णन है, सार्वजनिक सेवा में सभी नागरिकों को समान अवसर दिए जाएंगे। ये शब्द यहाँ वर्णन किया गया। तो चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं, चौथा पॉइंट। यानी कि हमने 3 पॉइंट अभी तक पढ़ लिया है। विस्तृत लिखित संविधान है, भारतीय संविधान की दूसरी विशेषता है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना जो कि एक विशेषता है। तीसरा पढ़े अभी हम लोग धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। यहाँ के यानी कि सभी को समान धर्मों समान अधिकार सब चीज़ें प्राप्त है, किसी से भेदभाव नहीं है। नेक्स्ट आपका जो चौथा पॉइंट है, एकल नागरिकता। संविधान की चौथी विशेषता है जो एकल नागरिकता। तो चलिए समझते हैं एकल नागरिकता है क्या। तो भारत का संविधान देश के प्रत्येक व्यक्ति को एकल नागरिकता प्रदान करता है। भारत का संविधान देश के प्रत्येक नागरिक को एकल नागरिकता प्रदान करता है। तो एकल नागरिकता क्या होती है, इस चीज़ को समझिए। चाहे भारत के किसी भी राज्य के व्यक्ति को सभी को एकल नागरिकता प्राप्त है। एकल नागरिकता आने की आप जिस देश में आपको भारत में अगर रहते हैं तो सिर्फ आपको भारत की ही नागरिकता प्राप्त होगी, इसे ही एकल नागरिकता कहा जाता है। अगर आप बाकी देश में देखिएगा तो जैसे इटली हो गया, आयरलैंड, वहाँ पर दोहरी नागरिकता के प्रावधान है, आप यहाँ की भी नागरिकता ले सकते हो और वहाँ की भी। तो इस तरह, लेकिन भारत के संविधान में ऐसा कोई चीज़ वर्णन नहीं है। भारत का संविधान जो है एकल नागरिकता प्रदान करता है, यानी कि आपको एक ही देश की नागरिकता प्राप्त होगी। भारत के किसी भी राज्य के व्यक्ति को सभी को एकल नागरिकता प्राप्त है, यानी कि सभी को। तो चलिए समझते हैं। जबकि इटली, अगर आप एग्जाम्पल देखें कि दोहरी नागरिकता, जैसे इटली हो गया, आयरलैंड हो गया, जैसे देशों में दोहरी नागरिकता के प्रावधान है। इन देशों में नागरिकता आसानी से पाई जा सकती है, लेकिन भारत में नागरिकता आसानी से पाना आसान नहीं है। लेकिन भारत के साथ ऐसा नहीं है, यहाँ पर भारत के नागरिक रहते हुए आप दूसरे देश के नागरिक को नहीं पा सकते हैं। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट टर्म है, भारत को एकल नागरिकता इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर भारत के नागरिक रहते हुए आप दूसरे देश के नागरिकता को नहीं प्राप्त कर सकते। लेकिन अगर आप देखेंगे दूसरे देश जैसे इटली हो गया, आयरलैंड, वहाँ पे आप दोहरी नागरिकता का प्रावधान, आने की यहाँ पे आप यहाँ की भी नागरिकता ले सकते हैं, इटली की भी, और जो दूसरे देश में भी आप नागरिकता ले सकते। लेकिन भारत में ऐसा कोई प्रावधान नहीं, यहाँ पे एक एकल नागरिकता का प्रदान करता है। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट, तीसरा पॉइंट, एकल नागरिकता में भारत में कोई भी व्यक्ति किसी भी राज्य में जाकर रह सकता है, उन्हें अन्य राज्य के व्यक्ति होने के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं कर सकता। यानी कि भारत के कोई भी व्यक्ति किसी भी अन्य राज्य में रह सकता है, आपका जहां मर्जी हो, उन्हें अन्य राज्य के व्यक्ति होने के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो ये चीज़ें वर्णन है एकल नागरिकता में। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं। आपका जो पांचवा संविधान की जो विशेषता है, एकीकृत एवं स्वतंत्र न्यायपालिका, यानी न्यायपालिका को न्याय का सभी का समान अधिकार है। ये चीज़ें यहाँ पे है। तो समझते हैं इस पॉइंट को। भारत का संविधान एकीकृत एवं स्वतंत्र न्यायपालिका प्रदान करता है। सुप्रीम कोर्ट भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय किसे कहा जाता है, तो आपका ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनता है राइट आंसर सुप्रीम कोर्ट। इसे भारत के सभी न्यायालयों पर अधिकार प्राप्त होती है। इसे भारत के सभी न्यायालयों पर अधिकार प्राप्त है। यहाँ पर एक ही न्यायपालिका को अपनाया गया, जबकि अमेरिका में दोहरी न्यायपालिका को अपनाया गया है।
यहाँ पे अगर भारत देश में देखा जाए तो यहाँ पे एक ही न्यायपालिका है, यानी कि न्यायपालिका यानी कि न्याय करने वाला, ठीक है। और दोहरी नागरिकता जो है कि बाकी जैसे अमेरिका में दोहरी न्यायपालिका है। तो भारत में राज्य स्तर पर उच्च न्यायालय, तो सुप्रीम कोर्ट जो होता है, भारत में राज्य स्तर पर जो होता है उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट होता है, और केंद्र में स्तर पर सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट होता है। यदि राज्य की किसी भी समस्याओं को उच्च न्यायालय समाधान करता है तो ठीक है, नहीं तो उसे सर्वोच्च न्यायालय में पेश किया जाता है। भारत में सर्वोच्च न्यायालय का अंतिम फैसला माना जाता है, इसे सभी भारतीय नागरिकों को मानना ही पड़ता है। मतलब यहाँ ये चीज़ स्पष्ट की गई है कि भारत राज्य के लिए बात की जाए तो भारत के राज्य में जो स्तर पर उच्च न्यायालय होती है, अगर उच्च न्यायालय में अगर फैसला नहीं हो सका तो केंद्र स्तर पर सर्वोच्च न्यायालय होता है। तो जो भी फैसला होगा, अगर भारत के सर्वोच्च न्यायालय अगर अंतिम फैसला मानता है तो इसे सभी भारतीय नागरिकों को मानना ही पड़ेगा। ये चीज़ें यहाँ पर वर्णन किया गया है न्यायपालिका चीज़ों में। नेक्स्ट पॉइंट समझने वाले, मताधिकार का अधिकार। ये आप सभी को जानना चाहिए कि हमें वोट देने का अधिकार कैसे प्राप्त है। तो भारत में सभी मताधिकार देने का अधिकार प्राप्त, यानी कि मत देने का अधिकार भारत के सभी नागरिकों को प्राप्त है, चाहे वह महिला हो या पुरुष हो। यदि उसकी आयु 18 वर्ष है तो मताधिकार, मतलब कई ऐसे देश आज भी है जहां केवल शिक्षित लोग ही मताधिकार दे सकते हैं, बल्कि भारत में एक ऐसा नहीं। भारत एक ऐसा देश है जहां शिक्षित या अशिक्षित सभी को मताधिकार देने का अधिकार है। तो थैंक यू गाइस, अगर वीडियो को पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और ताकि आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू, धन्यवाद।